आज हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ सारी चीजें डिजिटली ऑपरेट हो रही हैं, पर फिर भी हम बुक्स, न्यूज़पेपर और कैलेंडर्स जैसी बहुत सारी प्रिंटेड चीजों का यूज कर रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। अगर हम बात करें 594 AD की, तो उस समय चाइना में वुड ब्लॉक का यूज करके प्रिंटिंग की जाती थी। लेकिन आज हम प्रिंटर का यूज करके बहुत ही आसानी से किसी भी चीज को प्रिंट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे प्रिंटिंग समय के साथ साथ इवॉल्व हुई। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रिंटिंग की शुरुआत चाइना, जापान और कोरिया से हुई। इस प्रिंटिंग में वुड ब्लॉक के ऊपर इंक लगाकर स्टैम्प की तरह उसे पेपर में रब किया जाता था। लेकिन उस वक्त पेपर बहुत ही ज्यादा थिन और पोरस हुआ करते थे, जिस वजह से इंक पेपर के दूसरी साइड भी छप जाया करती थी। तो इसे अवॉइड करने के लिए बुक्स को एकॉर्डियन स्टाइल में लिखा जाता था, जिसे आप इस इमेज के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। अब जैसे जैसे समय बीता, चाइना में प्रिंटिंग मटेरियल का यूज बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा था बिकॉज ऑफ दीज रीजन। नंबर 1, चाइना में ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड हो गया था, जिसमें लोग IS, IPS जैसी पोस्ट में एग्जामिनेशंस के थ्रू सिलेक्ट होते थे, इसलिए उन्हें प्रिपरेशन के लिए बुक्स की जरूरत पड़ती थी। नंबर 2, 17th सेंचुरी में चाइना में ट्रेड बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा था, जिस वजह से मर्चेंट्स को ट्रेड की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए प्रिंटिंग का यूज करना पड़ता था, और इस वजह से भी प्रिंटिंग बहुत ही ज्यादा इवॉल्व हुई। नंबर 3, उस समय चाइना में अर्बन कल्चर भी फैलने लगा था और लोग बुक्स को टाइम पास करने के लिए यूज करने लगे थे। अर्बन कल्चर के ग्रो होने से वुमेन्स को भी फ्रीडम मिल पाई कि वह खुद की बुक्स प्रिंट करवा सकती थी और दूसरों की बुक्स भी पढ़ सकती थी। तो इन सारे रीजंस की वजह से 17th सेंचुरी में चाइना में प्रिंटिंग मटेरियल इंक्रीज होने लगा था। लेकिन जब 19th सेंचुरी आई, तब यूरोप में मैकेनिकल प्रिंटिंग का इन्वेंशन हो गया था, और क्योंकि चाइना में प्रिंटिंग बहुत ही ज्यादा डेवलप हो चुकी थी, इसलिए इस टेक्नोलॉजी को चाइना के शेंघाई नाम की जगह पर ज्यादा यूज किया जाने लगा था, और इस वजह से शेंघाई प्रिंटिंग कल्चर का हब बन गया। तो चलिए अब हम बात करते हैं जापान की, कि जापान में कैसे प्रिंटिंग डेवलप हुई। तो यह बात है 768 to 770 AD की, जब बुद्धिस्ट मिशनरी यानी कि बौद्ध धर्म के सपोर्टर्स अपने धर्म का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए जापान गए थे, जिस वजह से वो अपने साथ चाइना का प्रिंटिंग कल्चर का सीक्रेट भी ले गए थे, जिस वजह से धीरे धीरे जापान में प्रिंटिंग बुक्स भी पब्लिश होने लगी थी। तो जापान की सबसे पहली प्रिंटेड बुक का नाम था डायमंड सूत्रा। तो प्रिंट कम्स टू यूरोप। तो ये बात है उस समय की, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सिल्क रूट का यूज करते थे, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लेना। तो उस समय लोग पेपर को भी अपने साथ सिल्क रूट से ले जाया करते थे, जिस वजह से यूरोप में पेपर का यूज स्टार्ट हो गया। लेकिन वे पेपर का यूज हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट बनाने में ही करते थे। कुछ समय बाद इटालियन एक्सप्लोरर मार्को पोलो, जो कि बहुत समय से चाइना को एक्सप्लोर कर रहा था और वहाँ की हैंड प्रिंटिंग सीख रहा था, वो 1295 को इटली वापस आ जाता है, और इस तरह इटली में भी इस टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रिंटिंग की जाने लगती है, जिसके कारण बुक्स का प्राइस कम हो जाता है और इन प्रिंटेड बुक्स को स्टूडेंट और मर्चेंट्स कम प्राइस में बाई करने लगते हैं। पर ये बुक्स रिच पीपल्स को पसंद नहीं आती, क्योंकि वे सोचते थे कि इन सस्ती बुकों का यूज करने से उनका स्टैंडर्ड गिर जाएगा। दैट्स वाई उनके लिए मैन्युस्क्रिप्ट ही लिखी जाती थी। लेकिन अभी भी बुक्स की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए बुक सेलर्स ने स्क्राइब को हायर कर लिया। तो स्क्राइब वे लोग होते हैं जो बुक्स की बहुत सारी हैंड रिटन कॉपीज बनाते हैं, बट इससे भी बुक्स की डिमांड पूरी नहीं हो रही थी, बिकॉज राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट वाज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी एंड स्किल्ड राइटर्स। अब बुक सेलर्स को समझ में आ गया था कि डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए हैंड प्रिंटिंग का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज हैंड प्रिंटिंग वाज वेरी चीप टू मैन्युफैक्चर एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रीक्वेंटली। तो इस वजह से हैंड प्रिंटिंग पूरे यूरोप में फैल गई। तो अब हैंड प्रिंटिंग से बहुत सारी किताबें प्रिंट की जाने लगी थी, लेकिन अभी भी डिमांड कम नहीं हो रही थी। दैट्स वाई जॉन गुटेनबर्ग नाम के एक जर्मन इन्वेंटर ने वर्ल्ड की पहली मैकेनिकल प्रिंटिंग का इन्वेंशन किया। तो गुटेनबर्ग मर्चेंट के बेटे थे, जिन्होंने अपना बचपन एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजों को देखने में बिताया था, जैसे कि वाइन एंड ऑलिव ऑयल प्रेस। अब ये सब देखकर जब वे बड़े हुए, तब उन्होंने पॉलिशिंग की आर्ट सीख ली, जिसका यूज करके उन्होंने अपना सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस बनाया। इसके बाद 1448 में उन्होंने अपनी सबसे पहली पुस्तक बाइबल को प्रिंट कर दिया, जिसकी लगभग 180 कॉपीज बनाने में 3 साल लग गए। हाँ, ये टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस समय के हिसाब से ये बहुत कम समय था। प्रिंटिंग की इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होने के बाद भी बुक्स में अलग से बॉर्डर बनाने और कुछ यूनिक इलस्ट्रेशन बनवाने के लिए हैंड आर्ट का यूज किया जाता था। तो 1850s तक आते आते पूरे यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस लग चुके थे, जिस वजह से प्रिंटेड बुक्स का प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, इसलिए इसे प्रिंट रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि प्रिंट रेवोल्यूशन से सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो प्रिंट रेवोल्यूशन के पहले बुक्स को सिर्फ और सिर्फ रिच पीपल्स ही खरीदते थे, क्योंकि वे पढ़े लिखे थे और बुक्स बाई कर सकते थे। इस वजह से पुअर पीपल्स ओरल कल्चर का यूज करते थे।
जिसमें कोई एक पर्सन जिसको पढ़ना लिखना आता था वे ग्रुप में उस किताब को पढ़कर सुनाता था और सारे लोग उसकी बातों को सुनते थे। लेकिन जब प्रिंट रेवोल्यूशन आया तो इससे बुक्स के प्राइस बहुत ज्यादा कम हो चुके थे और बुक सेलर्स ने बुक्स में ज्यादा से ज्यादा पिक्चर्स का यूज करना भी शुरू कर दिया था, जिससे इलिटरेट पीपल्स भी आसानी से बुक्स को बाई कर सकते थे और उसे पढ़ सकते थे। आई मीन टू से उसे देख सकते थे। तो हमें देखने को यह मिला कि जैसे जैसे प्रिंट रेवोल्यूशन आगे बढ़ा वैसे ही हियरिंग पब्लिक जो कि ओरल कल्चर का यूज करती थी वो अब धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी रीडिंग पब्लिक में, और अब लोग अपने थॉट्स को आसानी से बुक्स में भी सर्कुलेट करवा सकते थे, जिस वजह से चर्च और राजा महाराजाओं को एक डर सताने लगा कि इन बुक्स का यूज करके कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ कुछ भी चीज सर्कुलेट कर सकता है। और ऐसा हुआ भी। 1517 में मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस नाम की बुक लिखी, जिसमें उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च के रिचुअल्स को और उनके प्रैक्टिसेस को अपोज किया। इस वजह से बहुत सारे लोग इनके थॉट से एग्री करने लगे और चर्च में लोग कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में डिवाइड हो गए। इसलिए मार्टिन लूथर ने एक स्टेटमेंट दिया, प्रिंट इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। मतलब प्रिंट भगवान का दिया हुआ सबसे अच्छा और पावरफुल गिफ्ट है। प्रिंट के साथ एक और प्रॉब्लम भी थी, क्योंकि बुक्स बहुत सस्ती हो गई थी तो इलिटरेट पीपल इनको बाई करके पढ़ने लगते थे, लेकिन वे इन बुक्स का गलत मीनिंग भी निकाल लेते थे। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ मेनाक्यो के साथ, जो कि एक मिल वर्कर था। तो उसने बाइबल को पढ़ा और उसका अलग ही मीनिंग निकाल लिया और अपने थॉट्स को बुक का यूज करके स्प्रेड कर दिया, जिससे रोमन चर्च बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए और एट द एंड मेनाक्यो को एग्जीक्यूट कर दिया गया, मतलब उसे मार दिया गया। इन सारी चीजों के बाद रोमन कैथोलिक चर्च को यह बात समझ में आ गई थी कि उन्हें बुक्स की प्रिंटिंग को रेगुलेट करना चाहिए कि कौन सी बुक प्रिंट होनी चाहिए और कौन सी नहीं। दैट्स व्हाई उन्होंने 1558 में उन बुक्स की लिस्ट बनाई जिसे प्रिंट करना प्रोहिबिटेड था। फिर 17-18 सेंचुरी में जब यूरोप में लिटरेसी रेट 60 to 80% तक बढ़ गया था, तो लोगों के लिए डिफरेंट टाइप के लिटरेचर को भी पब्लिश किया जाने लगा, जैसे कि रिचुअल कैलेंडर्स यानी कि एल्मनैक्स और बैलेट्स, फॉकटेल्स, इन सारी चीज़ों को प्रिंट किया जाने लगा था। अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में चैप बुक बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुकी थी और फ्रांस में बिलो थिक ब्लू नाम की एक सस्ती बुक को भी प्रिंट किया जा रहा था। फिर कुछ समय बाद न्यूज़पेपर को भी प्रिंट किया जाने लगा और साइंटिस्ट और फिलोसोफर भी अपनी थ्योरीज को पब्लिश करने लगे। इस वजह से पढ़ने का मटेरियल बहुत ही ज़्यादा हो चुका था। तो इन सारी चीज़ों के चलते लोगों में रीडिंग मानिया डेवलप्ड हो गया, यानी कि लोगों के अंदर पढ़ने का जुनून पैदा हो गया। अब धीरे धीरे लोग इन बुक्स पर इतना भरोसा करने लगे थे कि लोगों को लगता था कि ये बुक्स हमारी सोसाइटी को डिस्पोटिज्म से भी फ्री कर सकती हैं। डिस्पोटिज्म का मतलब एक ऐसे सिस्टम से है जिसमें पूरी पावर किसी एक पर्सन के पास होती है, लाइक मोनार्की यानी कि राजा महाराजाओं वाला सिस्टम। तो इस थॉट से इंस्पायर होकर लुई सेबेस्टियन मेसियर ने एक स्टेटमेंट दिया, ट्रिम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रिम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। मतलब ये उन क्रूर राजाओं की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि जितने भी डिस्पोटिक मोनार्क हैं, तुम सब डरो, कांपो और थरथराओ, क्योंकि वर्चुअल राइटिंग का दौर आ चुका है जो कि तुम्हारे शासन को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। इसके बाद ये सिलसिला चलता गया और लोगों को ये पक्का भरोसा हो चुका था कि बुक्स एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है किसी भी रेवोल्यूशन में। अब बात करें अभी के समय की, तो अभी के हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में प्रिंट कल्चर ने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो इसको प्रूव करने के लिए हिस्टोरियंस ये 3 रीजंस देते हैं। नंबर 1, उस समय प्रिंटिंग के चलते वोल्टियर और रूसो जैसे फिलोसफर्स के थॉट लोगों तक स्प्रेड हो पाए, क्योंकि बुक्स को बहुत सारे लोग पढ़ रहे थे, इसलिए कॉमन पीपल्स को चर्च और मोनार्की की रियलिटी के बारे में समझ आ गया। नंबर 2, प्रिंट की वजह से लोगों में किसी मुद्दे पर डिबेट करने की एक अलग ही शक्ति आ चुकी थी, क्योंकि लोग प्रिंट का यूज करके किसी भी बात पर डिबेट कर सकते थे और ये पता कर सकते थे कि क्या सही है और क्या गलत। नंबर 3, 1780s के टाइम ऐसे बहुत सारी लिटरेचर प्रिंट की जा रही थी जो कि मोनार्की सिस्टम को अपोज कर रही थी और उनका मजाक बना रही थी। इस वजह से लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया और लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह प्रिंट ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे इंडिया में प्रिंट आता है और इसकी वजह से इंडिया में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो प्रिंट आने के पहले इंडिया में मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी, लेकिन इन मैन्युस्क्रिप्ट की बहुत सारी लिमिटेशंस भी थी, जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट को बनाना एक्सपेंसिव होता था। इसके साथ साथ मैन्युस्क्रिप्ट फ्रेजाइल भी थी, यानी कि नाजुक थी, और क्योंकि ये बुक्स वर्नाक्युलर लैंग्वेज में लिखी जाती थी, इस वजह से इसे पढ़ना भी मुश्किल था। इन सारी लिमिटेशंस के कारण इंडिया में जब प्रिंट आता है तो इसकी वजह से मैन्युस्क्रिप्ट का प्रोडक्शन लगभग बंद हो जाता है। तो मिड 16th सेंचुरी में पोर्टुगीज मिशनरी इंडिया में अपने साथ प्रिंट को लेकर आए थे और उन्होंने गोवा में अपनी सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश कर दी थी। इसके बाद 1674 में 50 बुक्स कोंकणी और कन्नड़ लैंग्वेज में प्रिंट की जाती हैं। ऐसे ही 1579 और 1713 में पहली तमिल और मलयालम बुक भी प्रिंट की जाती है। आफ्टर डेट 1710 में 32 तमिल टेक्स्ट प्रिंट किए जाते हैं, लेकिन सारी की सारी बुक्स वर्नाक्युलर लैंग्वेज में ही प्रिंट की जा रही थी। वर्नाक्युलर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज। तो
तो 1780 में पहली इंग्लिश प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश होती है, जिसमें जेम्स अगस्टस हिकी बंगाल गैजेट नाम से अपनी मैगजीन प्रिंट करवाना शुरू कर देते हैं। इस मैगजीन में ब्रिटिश कंपनी ऑफिसर्स के बारे में गॉसिप होती थी, जिससे उस वक्त के इंडिया के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग नाराज हो गए, क्योंकि वो खुद ब्रिटिशर्स थे। इस वजह से उन्होंने अगस्टस को जेल में बंद कर दिया और ये ऑर्डर दिया कि कोई भी कंपनी के बारे में कुछ भी गलत प्रिंट नहीं करेगा। इसके बाद गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल गजेट नाम से एक दूसरी मैगजीन भी प्रिंट करना शुरू कर दिया। रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स। 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में प्रिंटिंग जैसे जैसे बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगा था, लोग प्रिंट का यूज रिलीजियस डिबेट के लिए भी करने लगे थे। उस वक्त लोग सती प्रथा यानी कि विडो इमोल्यूशन और मोनोथिज्म यानी कि दुनिया में सिर्फ एक ही ईश्वर है, इस तरह के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। इस वजह से उन्होंने इस पर डिबेट करना शुरू कर दिया। अब इसके कारण सोसाइटी लगभग दो ग्रुप में डिवाइड हो चुकी थी। एक ऐसा ग्रुप था जो कि इन प्रथाओं को सही मानता था और एक ऐसा ग्रुप था जो इनको अपोज करता था और ये कह रहा था कि इन्हें चेंज कर देना चाहिए। इन सारे विचारों को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए लोग अपने विचारों को वर्नाक्युलर लैंग्वेज में प्रिंट करते थे। ऐसी दो प्रिंट के बारे में आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो उस वक्त के इंडियन रिफॉर्मर राजा राम मोहन रॉय ने संवाद कौमुदी नाम से एक मैगजीन स्टार्ट की, जिसमें वो सती प्रथा को एबॉलिश करने के लिए कैंपेन चलाते थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग थे जो सती प्रथा को सही मानते थे, इसलिए उन्होंने राजा राम मोहन रॉय के विचारों को अपोज करने के लिए समाचार चंद्रिका नाम का एक पब्लिकेशन स्टार्ट कर दिया। तो इसके बाद 1822 में कुछ ऐसे ही पर्शियन न्यूज़पेपर भी पब्लिश हुए, जैसे कि जैन-ए-जहांनामा और शमसुल अकबर। तो चलिए अब देखते हैं कि प्रिंट का मुस्लिम पीपल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो 19वीं सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम पीपल इस बात से बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि कॉलोनियल गवर्नमेंट मुस्लिम से क्रिश्चियन बनने के लिए उन्हें फोर्स न करने लगे। दैट्स वाई मुस्लिम उलामास मतलब मुस्लिम धर्म के प्रचारक पर्शियन और उर्दू लैंग्वेज में होली स्क्रिप्चर्स और रिलीजियस न्यूज़पेपर को प्रिंट करने लगे थे, ताकि मुस्लिम कॉलोनियल गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस ना हो पाए। इसके बाद दियोबंद सेमिनरी नाम की एक कम्युनिटी भी बनाई गई, जो कि मुस्लिम्स को ऑर्डर पास करती थी और उन्हें इस्लाम की बहुत सारी चीज़ों का मतलब बताती थी, और ये सब सिर्फ इसलिए था ताकि मुस्लिम अपना धर्म परिवर्तन ना करा लें। रोल ऑफ प्रिंट एमंग हिंदू पीपल्स। तो 19वीं सेंचुरी में प्रिंट आने से हिंदू में भी वर्नाक्युलर लैंग्वेज में टेक्स्ट प्रिंट किया जाने लगा। जैसे कि 1810 में कोलकाता में तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई रामचरितमानस का एक प्रिंटेड वर्जन लॉन्च किया गया। इसके बाद 1880s में बहुत सी प्रिंटेड प्रेस एस्टेब्लिश की गई ताकि रिलीजियस टेक्स्ट को प्रिंट किया जा सके, जैसे कि नौल किशोर प्रेस जिसे लखनऊ में एस्टेब्लिश किया गया और श्री वेंकटेश्वर प्रेस जिसे मुंबई में एस्टेब्लिश किया गया। न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशंस। इंडिया में जैसे ही प्रिंट आता है तो इसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे नॉवेल्स प्रिंट होने लगते हैं, जिसमें उनके पास्ट एक्सपीरियंस रिलेशनशिप के बारे में बताया जाता था। इसके बाद कुछ और फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन भी आए, जैसे लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज और ऐसे। अब 19वीं सेंचुरी के एंड तक विजुअल कल्चर ग्रो होने लगा था, जिसमें पेंटिंग के द्वारा इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता था ताकि लेस एजुकेटेड पीपल भी इन आसानी से समझ सकें। ऐसे ही एक फेमस पेंटर थे राजा रवि वर्मा, जिन्होंने ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई। इनकी एक पेंटिंग आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दी हुई है, जो कि ये है। इसके बाद 1870s में कैरिकेचर और कार्टून भी पब्लिश किए जाने लगते हैं, जो कि सोशल और पॉलिटिकल इशू के ऊपर कमेंट करते थे। वुमेन्स एंड प्रिंट। जैसे जैसे प्रिंट कल्चर इंडिया में डेवलप होने लगा, वैसे वैसे मिडिल क्लास की वुमेन्स भी पढ़ना लिखना सीखने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी कंजर्वेटिव हिंदूज थे जो मानते थे कि अगर वुमेन पढ़ लिख जाएगी तो वह विधवा हो जाएगी। मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा मानते थे। पर इसके बावजूद भी राजसुंदरी देवी, जो कि ऐसी एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी, उन्होंने सीक्रेटली किचन में बुकें पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने 1876 में अपनी पहली ऑटोबायोग्राफी पब्लिश की, जिसका नाम रखा गया अमर जीवन, जो कि बंगाली लैंग्वेज में थी। के बाद 1860 में कैलाश बंदनी देवी ऐसी बहुत सी चीज़ों को अपने प्रिंट में हाईलाइट करती हैं, जो कि उस समय की वुमेन्स की सिचुएशन को शो करता था कि कैसे वुमेन्स को घर में प्रिजनर की तरह बन के रहना पड़ता है और उन्हें लगातार फोर्सफुली घर का काम कराया जाता है, और ये सब होने के बावजूद भी उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता। अब 1880 में ताराबाई सिंधे और पंडिता रामाबाई अपनी प्रिंट में उस समय की मिडिल क्लास वुमेन्स की सिचुएशन के बारे में भी लिखती हैं। खासकर वो विधवा औरतों के बारे में लिखती हैं कि उस वक्त विधवा औरतों की सिचुएशन कैसी थी। इसके बाद ऐसी बहुत सारे प्रिंटिंग मटेरियल छपते हैं जो कि वुमेन के एजुकेशन को सपोर्ट करते थे। इसी से रिलेटेड राम चड्ढा अपनी एक बुक स्त्री धर्म विचार को प्रिंट करते हैं, जिसमें वे बताते हैं कि कैसे वुमेन एक अच्छी वाइफ बन सकती है। प्रिंट एंड पुअर पीपल।
तो 19वीं सेंचुरी में मार्केट में बहुत सारी सस्ती बुकें आने लगी थी। इसके साथ साथ ऐसी बहुत सारी पब्लिक लाइब्रेरीज भी इस्टेब्लिश हो रही थी जिन्होंने पुअर पीपल्स के लिए बुक्स को पढ़ना आसान कर दिया था। उस वक्त ज्योतिबा फूले की बुक गुलामगिरी को बहुत सारे पुअर पीपल्स बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि इसमें कास्ट सिस्टम के बारे में लिखा होता है कि कैसे सिर्फ कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और आप उससे कैसे बच सकते हैं। इसके बाद 20वीं सेंचुरी में B.R. अम्बेडकर, E.V. रामास्वामी कास्ट सिस्टम के बारे में लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जिनकी राइटिंग्स लोगों में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती हैं। ऐसे एक इंडियन राइटर थे काशी बाबा, जिन्होंने 1838 में छोटे और बड़े का सवाल नाम की एक बुक प्रिंट की, जो कि ऑब्वियसली कास्ट सिस्टम के बारे में ही थी। तो इन बुक से इंस्पायर होकर गरीब लोग भी लिखने लगे थे। ऐसा ही एक राइटर कानपुर का एक मिल वर्कर था, जो कि सुदर्शन चक्र नाम से अपनी पोएम्स को प्रिंट करवाता था। इसके बाद इसकी सारी पोएम्स को कलेक्ट किया गया और इसका नाम दिया गया सच्ची कविताएं। प्रिंट एंड सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रिंट होने से रोकना, यानी कि लोगों तक पहुंचने से रोकना। तो 1798 के पहले प्रिंट के ऊपर कोई भी सेंसरशिप नहीं हुआ करती थी। इसके बाद इंग्लिशमैन जो कि इंडिया में थे, वे ईस्ट इंडिया कंपनी को क्रिटिसाइज करने लगे, यानी उनके बारे में गलत चीज़ों को प्रिंट करने लगे, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी नाराज हो गई और उन्होंने 1820 में कोलकाता सुप्रीम कोर्ट में एक लॉ पास किया, जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस को कंट्रोल कर लिया गया। इसके बाद 1835 में बहुत सारे इंग्लिश और वर्नैकुलर न्यूज़पेपर के एडिटर्स विलियम बेंटोनिक से रिक्वेस्ट करते हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस को वापस ले आया जाए। इसलिए विलियम थॉमस मैकॉले से इस बात के ऊपर चर्चा करते हैं। थॉमस मैकॉले, जो कि उस वक्त के एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे, उन्हें इस बात पर थोड़ी सच्चाई दिखती है और वे फ्रीडम ऑफ प्रेस के बहुत सारे रूल को मॉडिफाई कर देते हैं। लेकिन इसके बाद 1857 का रिवॉल्ट होता है, जो कि इंडिया का एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट था। इसके बाद ब्रिटिशर्स प्रिंट के खिलाफ हो चुके थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स को लगता था कि प्रिंट की वजह से ही लोगों में नेशनलिस्ट की फीलिंग पहुंच रही है। इसलिए उन्होंने 1878 में वर्नैकुलर प्रेस एक्ट पास किया, जिसके तहत कोई भी प्रिंट लोगों तक पहुंचने से पहले गवर्नमेंट ऑफिशियल तक पहुंचेगा, जो कि इसे अच्छे से एनालाइज करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि कहीं इसमें कंपनी के बारे में कुछ गलत तो नहीं लिखा, या तो कुछ ऐसा तो नहीं लिखा जिसकी वजह से लोगों में नेशनलिस्ट की फीलिंग पहुंचे। लेकिन अगर कोई भी ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे वार्निंग दी जाएगी। इसके बाद भी अगर वो नहीं मानता तो उसके पूरे प्रिंटिंग प्रेस को सीज कर दिया जाएगा, यानी बंद कर दिया जाएगा। इन सारी चीज़ों के बावजूद भी नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर प्रिंट हो रहे थे, जैसे कि 1907 में बाल गंगाधर तिलक अपने न्यूज़पेपर केसरी में ऐसी बहुत सारी नेशनलिस्ट फीलिंग को जगाने के लिए आर्टिकल्स लिखते हैं, जिस वजह से उन्हें 1908 में जेल जाना पड़ता है। लेकिन इसके बाद बहुत सारे लोग ब्रिटिशर्स के रूल के खिलाफ हो जाते हैं और धीरे धीरे लोगों में नेशनलिस्ट की फीलिंग बढ़ने लगती है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद आपके पास क्लास 11 का फ्री टाइम रहेगा, और इस टाइम को वेस्ट करने के बजाय अगर आप मनी मेकिंग स्किल पर फोकस करेंगे तो आप बहुत जल्दी एक स्टेबल इनकम अर्न करने लगेंगे। तो आपकी हेल्प करने के लिए मैंने इस चैनल को बनाया है। इस चैनल पे आपको मनी मेकिंग स्किल सिखाई जाएगी और ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जिसका यूज़ मैं खुद पर्सनली करता हूँ अपनी इनकम जनरेट करने के लिए। और बाय द वे मैं भी एक टीनेजर हूँ, तो हाँ, आपका भाई आपके साथ हमेशा खड़ा है। इसलिए इस चैनल को जाके तुम सब्सक्राइब कर लेना। बाकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तुम लोग को ऑल द बेस्ट।